आज के इस क्लास में हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। क्लास 12th का पहला चैप्टर है और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है बेटा, और ये जो क्लास है ये इस चैप्टर से जुड़ा हुआ दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और क्लास अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लास को शुरू करने से पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है रितेश और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम चीजों को अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब ये समझो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसको अगर हम समझ लेंगे कि टॉपिक क्या कह रहा है, वैसे ही हमारा आधा काम समाप्त हो जाता है। तो देखो, ये कहना चाह रहा है कि क्या हड़प्पाई समाज में अलग अलग स्तर के लोग थे, यानी कि समाज में ऊंच नीच थी क्या। ठीक है, अब इसके लिए इतिहासकार किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से ये पता कर पाते हैं कि समाज में अलग अलग स्तर के लोग थे या नहीं थे। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूं कि हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, हमारे पास स्रोत बहुत है लिखित में पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तब वो जाकर बता पाते हैं कि समाज में भिन्नता थी या नहीं थी। तो सामाजिक भिन्नताओं की जांच करने के लिए इतिहासकार कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। उन विधियों में से कुछ विधियां इस प्रकार है। ठीक है भाई, इस टॉपिक को हम इन दो बिंदुओं में कवर करेंगे। तुम्हारी किताब में भी दिया है, किताब में यहाँ आप वीडियो देख लोगे और फिर किताब पढ़ोगे, आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है समाधान। ठीक है, समाधान से मेरा मतलब क्या है यहाँ पर, कि शवों को किस प्रकार से दफनाया जाता था। और फिर है दूसरा विलासिता की वस्तुओं की खोज। इन दोनों ही टॉपिक को हम एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहला है समाधान भाई। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको। तो अब क्या करते हैं इतिहासकार, शवों को दफनाने का जो तरीका है ना उसका अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर इतिहासकार ये बताते हैं कि वहां पर सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ जो गर्त हैं, गर्त मतलब गड्ढे की सतहों में ईंटों की चिनाई की गई थी, तो जिससे हो सकता है कि कब्र किसी विशेष व्यक्ति की हो या फिर अधिकारी व्यक्ति की हो, क्योंकि और भी कब्रें मिली हैं जिनमें ईंटों की सतह, ईंटों की चिनाई नहीं की गई, यानी कि वो जो कब्रें हैं वो कच्ची हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये कब्र जो है किसकी हो, किसी विशेष व्यक्ति की हो या अधिकारी की हो, है ना। देखो और मैं अच्छे ढंग से समझाता हूं आपको। देखो जैसे मान लो एक कब्र ये है, एक कब्र ये है और एक कब्र आपकी ये है। अब इस कब्र में चिनाई की गई है बहुत अच्छे ढंग से भाई, ठीक है, और इसमें बहुत सारा सामान मिला है। एक कब्र है, इसको चिनाई तो किया है, ठीक है, लेकिन इसमें सामान नहीं मिला। और एक कब्र ये है तीसरे नंबर की, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें ना तो इसको चिनाई किया गया है, अच्छे ढंग से पक्का किया गया है, और ना ही इसमें कोई सामान मिला। तो आप इसको देखकर बोल दोगे भाई हो सकता है कि राजा की हो, संभव है, या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की हो, ये हो सकता है किसी छोटे अधिकारी की कब्र हो, या फिर, है ना, और आखिरी में ये जो है ये किसी आम व्यक्ति की या गरीब व्यक्ति की हो कब्र, हो सकता है। तो इस तरीके से ही इतिहासकार बताने की कोशिश करते हैं कि समाज में भिन्नता थी या नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा कब्रों से प्राप्त वस्तुओं से, मैंने बताया ना किस प्रकार से वस्तुओं के अवलोकन, है ना, वस्तुओं को देखकर भी बताते हैं इतिहासकार कि भाई समाज में भिन्नता थी या नहीं थी। क्लियर है मेरी बात। तो मिस्र के पिरामिड से महंगी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो राजकीय समाधान थे भाई, देख लो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। उसी प्रकार 1980 के उत्खनन में एक मनुष्य की कब्र में उसकी खोपड़ी के पास शंख मिला है, 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर मिला है, मनके मिले हैं और मनकों का आभूषण मिला है, और कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी मिले हैं। जैसे कि ये फोटो देख पा रही हो, तांबे का दर्पण है भाई, ठीक है, दफनाए गए, जो दर्शाता है कि समाज में भिन्नता थी, क्योंकि तांबे का दर्पण उस समय के हिसाब से बहुत कीमती धातु थी, कीमती वस्तु थी, जो हर किसी के पास संभव नहीं थी कि वो रख सके। तो इसलिए जिस कब्र में ये मिली, इसका मतलब ये है कि वो धनी व्यक्ति की कब्र है ना, और जिसमें नहीं मिल रही है इसका मतलब क्या है, वो किसी आम व्यक्ति की कब्र है। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं भाई। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि दूसरा जो पॉइंट है वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो अब क्या होता है, जो भाई पुरातत्वविद होते हैं या फिर इतिहासकार होते हैं, वो पूरा वस्तुओं को नॉर्मली 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 2 प्रकार की वस्तु होती हैं। एक तो होती है रोजमर्रा की प्रयोग की वस्तुएं और एक होती है विलासिता की वस्तुएं। जैसे मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूं। अब हम जिसके घर में एसी देखेंगे, कार देखेंगे, हम कह देंगे भाई ये तो अमीर है ना, लेकिन चक्कू, चम्मच, तावा, प्लेट, कटोरी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर किसी के घर में मिलेगी आपको, है ना। तो जो वस्तुएं ज्यादा मिल रही हैं, हर जगह मिल रही है, वो कौन सी वस्तु हो जाएंगी? रोजमर्रा की वस्तुएं। और जिनकी संख्या कम है, दुर्लभ है, कहीं कहीं पाई जा रही है, तो विलासिता की वस्तुएं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे कि एक वस्तु थी तांबे का दर्पण। तांबे का दर्पण एक ऐसी वस्तु है
जो हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये एक विलासिता की वस्तु है। और हमें जैसे सुई मिल रही है हर जगह, ठीक है, झावा मिल रहा है। झावा समझते हो आप लोग, झावा क्या होता है? ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा जिसमें चावल साफ किए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं झावा। उसके अलावा ना मनके मिल रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये सारी वस्तु कैसी है? ये भाई रोजमर्रा की वस्तु है, क्योंकि घर में रोज इस्तेमाल होती होंगी ये। ठीक, तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि इतिहासकार उन वस्तुओं को रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु मानते हैं जिन्हें पत्थर या मिट्टी से आसानी से बनाया हो। देख लो अब, है ना, यह वह वस्तुएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं, सभी जगह पाई गई हैं। यह वस्तुएं क्या है? चक्कियां है, मद्रभांड है, सुइयां है, झावा है, इस तरीके की वस्तुएं हमें हर जगह मिली है। तो इस आधार पे इतिहासकारों ने बोल दिया कि भाई ये वस्तुएं कैसी हैं? रोजमर्रा की वस्तुएं हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है विलासिता की वस्तुएं। अब विलासिता की वस्तुएं किसे माना? तो इसके अलावा पुरातत्वविद उन वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं मानते हैं जो महंगी अथवा स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ से बनी हो। अब सिंपल से कोई चीज बाहर से मंगाकर फिर उस वस्तु को बना रहे हो तो उसकी लागत ज्यादा आएगी ना, तो वो कीमती वस्तु में काउंट होगी, बिल्कुल होगी, है ना। जैसे कि फायांस का छोटा सा पात्र, ये देख रहे हो आप। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे किताब में से पढ़कर, मेरे को भी तो पता चले आप किताब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि इस पात्र का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता था। किताब में दिया है, किताब पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा, वरना पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर कि विलासिता की जो वस्तु है ना वो हमें बड़े शहरों से मिली है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जबकि दैनिक जीवन की जो वस्तुएं वो हमें छोटी बस्तियों से मिली है ज्यादा, वो है कालीबंगन। तो ये दिखाता है कि धनी लोग जो थे या फिर सामाजिक तौर पर मजबूत जो लोग थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में रहते थे, जबकि जो आम लोग थे उनकी संख्या कालीबंगा नामक क्षेत्र में ज्यादा थी। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर इस क्लास में, और वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमें चीजें तो बहुत सारी मिली है बेटा। आपने देखा ईंटें मिली, मनके मिले, मद्रभांड मिले, सुइयां मिली, ये सारी चीजें मिल रही हैं हमें। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें उन्होंने बनाई होगी तभी तो हमें मिल रही है। अगर वो चीजें नहीं बनाई होगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, मिलती नहीं हमें। तो जो वस्तुएं हाथ के द्वारा माध्यम से बनाई जाए, जैसे बढ़ाई हो गया, हमारा कुम्हार हो गया, सुनार हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है? शिल्पकार बोला जाता है। और वो जो चीजें बनाते हैं उसे बोलते हैं शिल्प उत्पादन। तो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में कौन कौन से, है ना, शिल्प उत्पादन होते थे या शिल्प उत्पादन किया जाता था, किन किन चीजों का, वो टॉपिक ये वाला है हमारा। तो वैसे ही मैंने क्या बोला भाई, जो जो चीजें मिली है ना, यानी कि पुरातात्विक खोजों के आधार पर ज्ञात होता है कि चहुंदड़ो एक जगह है। नक्शे में देखेंगे भाई, नक्शे में देखना है आपको कि चहुंदड़ो कहां पर है। नामक हड़प्पा स्थल शिल्पकारी में लगा हुआ था। शिल्प कार्यों में कुछ कार्य जो है प्रमुख है, वो जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बनाया जाता था मनका बनाया जाता था। शंख की कटाई की जाती थी। धातु कर्म देखने को मिलता है हमें, धातुओं की चीजें बनाई जाती थी। मुहर निर्माण किया जाता था और बाट बनाया जाता था। देखो ये सारी चीजें मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें बनाई जा रही है, सिंपल सी बात है, जब तो हमें मिल रही है, कहीं और से थोड़ी आई है ये। ठीक, देखो इस नक्शे में कहां है चहुंदड़ो, देखो जरा, देख पा रहे हो आप सब? मिला? नहीं मिला? चलो मैं बता देता हूं। तो ये रहा आपका चहुंदड़ो। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो आपको दिख गया चहुंदड़ो का है। तो ध्यान से इसको ना नक्शे में दिमाग में बिठाना है, पेपर में आएगा जरूर, बोर्ड में ध्यान रखना। हड़प्पा के क्षेत्र से एक आधा क्वेश्चन तो मैप का आता ही आता है, तो हमको एक नंबर भी नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। ठीक है भाई, हमें पूरी मेहनत करनी है ताकि हमारा नंबर कहीं भी कटे ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक में जो अगला है ना, अगला बिंदु है वो है मनके बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। देखो बहुत सारी चीजें बनाते थे हड़प्पावासी, लेकिन मनके जो एक ऐसी चीज है वो हड़प्पा सभ्यता की खास पहचान है। चैप्टर के नाम में ही है, ईंटें, मनके तथा हस्तियां। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मनके कैसे बनाए जाते थे, किन किन चीजों का वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए किताब में इसके बारे में दिया गया है। तो मनके बनाने में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि एक पत्थर है ये कार्निलियन, ठीक है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, उसके अलावा तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं, इसके अलावा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। और इन सब चीजों के माध्यम से ही क्या किया जाता था? मनकों को बनाया जाता था। अब बात करते हैं भाई कि मनके बनाते कैसे थे, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए। तो मनके बनाने की जो तरीका है या तकनीक है वो पदार्थ पर निर्भर करती है कि आप किस चीज से मनका बना रहे हो। जैसे कि एक सेलखड़ी नामक पत्थर था भाई, कैसा पत्थर था? सेलखड़ी। अब सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था, क्योंकि ये पत्थर मुलायम था तो इससे मनका बनाना बहुत ही ज्यादा सरल
था। अब इसको कैसे बनाते थे कि भाई सेल कड़ी पत्थर को लिया, इसका चूरन बनाया, चूरन में भाई कोई लेप है ना, चिपचिपा पदार्थ मिलाया, उससे लेप बनाया, उसको सांचे में ढाला, सांचे में ढालने के बाद मनके को बनाकर तैयार कर दिया जाता था। लेकिन बहुत ही छोटे छोटे मनके भी मिले हैं। अब ये मनके कैसे बनाए जाते थे इसके बारे में हमारे पास उत्तर नहीं है। अब ये कैसे बता रहे हैं सांचे में ढालकर बना रहे हैं, तो हमें बहुत सारे सांचे मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि सेलखड़ी नामक पत्थर से इस प्रकार से मनका बनाया। अब है हमारा अगला जो पदार्थ या फिर पत्थर, वो है कार्निलियन। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल काम था इससे मनका बनाना। भाई बहुत ही प्यारा सुंदर है ना पत्थर था ये, लाल पीले रंग का, और इससे बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के ना बहुत सारे चरण थे। सबसे पहले इसको आग में पकाया जाता था, आग में पकाकर इसके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। फिर बारीकी से उसको मनकों का शल्क दिया जाता था, मैंने शक्ल दी जाती थी, उनको रूप दिया जाता था। फिर उसकी घिसाई होती थी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद उस पर पॉलिश की जाती थी ताकि चमके, है ना। फिर उसमें छेद किया जाता था और फिर जाकर मनके बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी। तो कार्निलियन से मुश्किल काम है, सेलखड़ी से आसान काम है। ठीक है, तो हमने सीख लिया मनके कैसे बनते हैं। अब मनके तो बनते हैं, लेकिन कहां बनते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। किन कौन कौन से क्षेत्र थे जहां जहां पर मनकों का निर्माण किया जाता था। यानी कि हमें पता करना है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से करनी है। अब देखो एक बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं कैसे पता करना है। ठीक है, आप भी पता कर सकते हो, मैं भी पता कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता करना है कि मेरे घर में मेरा कमरा कौन सा है, तो आप बोलोगे जहां पर मेरे से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई हैं वही मेरा कमरा होगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही अगर आप देखो, आप कहीं जाओ, जीन्स की फैक्ट्री देखें जहां पर जीन्स बनती है, तो वहां जाओगे, अगर वो खाली हो जाए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको कच्चा माल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, अपूर्ण पैंट है ना, फटी फटी पैंटे मिल जाएंगी, धागे मिल जाएंगे, सुइयां मिल जाएंगी, है ना, जो कि औजार हो एक तरीके से, और बहुत सारा कूड़ा करकट मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलेगी, और जैसे ये सारी चीजें आप देखोगे तो आप छूटते बोल दोगे कि इस जगह पर फैक्ट्री, जो जगह है इस पर जीन्स बनाने का काम किया जाता था। वैसे ही अगर हमें हड़प्पा के क्षेत्र में पता करना है कि भाई कैसे, और पता करें कि कहां पर उत्पादन होता था शिल्पकारी का या शिल्प वस्तुओं का, तो हम क्या करेंगे? हम इन्हीं चीजों को ढूंढेंगे। तो भाई जो पुरातात्विक विद्वान है वो उत्पादन क्षेत्र की पहचान के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि कच्चा माल, जहां कच्चा माल मिलेगा बड़ी मात्रा में, हो सकता है भाई वहां उत्पादन हो। अपूर्ण वस्तुएं जहां मिलेंगी, है ना, आदि बनी हुई, उससे भी पता चल जाएगा। कूड़ा करकट, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मन के बना रहे बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर मिलेंगे, तो अब उससे अंदाजा लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। और औजार मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मन के बनाते सांचा मिल रहा है, ठीक है, कार्निलियन पत्थर के लिए उसमें मनके में छेद करना पड़ता है, तो सुई मिल रही है, कोई आप नुकीला औजार मिल रहा है ना, छेद करने के औजार मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में क्या होता था? उत्पादन होता था। ठीक है भाई, तो यह सब वस्तुएं, ठीक है, जिन स्थलों से प्राप्त होंगी वही स्थल कौन से होंगे? उत्पादन केंद्र होंगे। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कौन सा क्षेत्र उत्पादन में लगा हुआ था? चहुंदड़ो। नक्शे में पता होना चाहिए कहां पर है चहुंदड़ो। ठीक है भाई, अब उत्पादन कहां होता था, क्या उत्पादन किया जाता था, ये तो पता कर लिया। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई उत्पादन करने के लिए चीजें कहां से आ रही है। कुछ चीजें तो आपको स्थानीय स्तर पर मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो आपको स्थानीय स्तर पर नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि है ना, हड़प्पावासी शिल्प कार्य में लगे थे, लेकिन इन शिल्प कार्यों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए हड़प्पावासी कई तरीके अपनाते थे। पहला तरीका है बस्तियां स्थापित करना, जहां कच्चा माल मिले वहां बस्ती बसा दो। और दूसरा है अभियान भेजना, यहां पर जहां पर आप बस्ती नहीं बसा सकते वहां पर क्या करेंगे? आप व्यापार करोगे, जाके लोगों का ग्रुप बनाओगे और ग्रुप जाकर भेज दोगे, जिससे क्या होगा? आप आसानी से देख पाओगे, है ना, चीजें मिल जाएंगी हमें, वहां से जाएंगे हम उस जगह पर, चीजों को खरीदेंगे और खरीद के अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई बस्तियां स्थापित करना है भाई पहला, तो हड़प्पावासी माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित करते थे। जैसे कि नागेश्वर और एक बालाकोट है भाई, आपको पता होना चाहिए नागेश्वर बालाकोट का है, ये शंख उपलब्ध था यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर बस्ती स्थापित करी। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुघई, यहां से क्या मिलेगा हमें? लार्जवर्द मणि मिलेगी। एक जगह है लोथल, लोथल से हमें क्या मिलेगा? सेलखड़ी मिलेगी भाई। ठीक है, फिर दक्षिणी और राजस्थान और उत्तरी गुजरात से हमें धातु मिलेगी, और धातु में कौन सी धातु मिलेगी? तांबा मिलेगा। ठीक है, सोना मिलेगा, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। ठीक, तो देखो अब यहां पर सवाल कैसे आ सकता है, नक्शे में आ जाएगा कि बताओ भाई ऐसे कौन से हड़प्पाई स्थल हैं जहां से हमें शंख उपलब्ध होता है, तो आप बता दोगे नागेश्वर और बालाकोट। आपसे पूछ लेगा लार्जवर्द मणि कहां से मिलती है, तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में सरलता देगी। देखो ध्यान रखना, एमसीक्यू का भी बड़ा पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन पे तो ध्यान रखना है, एमसीक्यू पर भी ध्यान रखना है, वो भी आपके नंबर बूस्ट करेंगे, समझ रहे हो। और उसका उसमें तो भाई क्या है, अगर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा और गलत कर दिया तो कट जाएगा।
उसमें नहीं है कि भाई 6 हैं तो कुछ लिख के आ गए, 2-3 तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो नक्शे पे ढूंढते हुए चलते। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, नागेश्वर और बालाकोट बताया आपको, नागेश्वर बालाकोट। तो अब देख लेते हैं नागेश्वर और बालाकोट कहां है। देखो भाई नागेश्वर तो हमारा ये रहा, दिख गया नागेश्वर, और बालाकोट कहां है, ये रहा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। उसके बाद हमने कौन सा दूसरा स्थल देखा, हमने देखा शोरतुघई। ठीक है भाई, शोरतुघई देखा। शोरतुघई दिख रहा है क्या, शोरतुघई नहीं दिख रहा है इसमें हमें, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है लोथल। लोथल कहां है, लोथल देखो जरा, लोथल दिख रहा है आप सबको, देखो लोथल कहां है, लोथल दिखा, ये रहा हमारा लोथल, दिख गया भाई लोथल, क्लियर है बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। तो भाई आप तो ये समझ ही पा रहे हो दिशा देखने का, है ना, आपको तरीका पता ही है। नहीं देख पाते हो तो ठीक है, आप बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं फिर बोल रहा हूं तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, और उस वीडियो के माध्यम से आपको दिशा देखना तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्लास में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो अगला टॉपिक है हमारा इसी से जुड़ा हुआ अभियान भेजना। बस्ती बसा ली, ठीक है, लेकिन हर जगह बस्ती तो नहीं बसा पाएंगे ना, तो जहां पर बस्ती नहीं बसा पाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, अभियान भेजेंगे, ताकि क्या हो, जहां के स्थानीय लोग जहां पर रहते हैं, जिस जगह हम जहां से हमें सामान लेना है, वहीं के लोगों से हम चीजें प्राप्त कर सके। तो इन अभियानों का उद्देश्य स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करना तथा कच्चा माल प्राप्त करना था। जैसे खेतड़ी अचल करके एक जगह है, वहां से हम तांबा मंगाते थे और वहां पर हमने अपने अभियान भेजे। दक्षिण भारत भेजा जाता था अभियान, ताकि सोना प्राप्त किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों से हमें भाई क्या दिखा है, पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ इनसे चीजें लेते थे और अपनी पूरा वस्तु, अपनी चीजों को उनको दिया करते थे। क्योंकि भाई दोगे चीजें जब भी तो आपको चीजें रिटर्न में मिलेगी, आप दोगे ही नहीं तो फिर फ्री में थोड़ी देंगे आपको कोई चीज। ठीक, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक विशेष बिंदु है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये कहा जाता है कि खेतड़ी अचल नामक एक क्षेत्र है ना, जहां से प्राप्त पूरा वस्तुएं जो है वो हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं से पूरी तरीके से अलग है, भिन्न है। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने कहा कि भाई देखो ये जो संस्कृति है ना, ये अलग संस्कृति है। क्यों है, क्योंकि इसकी पूरा वस्तु हड़प्पा से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के मध्य भांड अलग, बांट अलग, सब कुछ अलग। तो भाई कह सकते हैं कि अलग संस्कृति होगी, और इस संस्कृति को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। क्लियर हुई बात। अभी तक तो हमने जो बात करी वो करी कि कैसे हम उपमहाद्वीप के अंदर, यानी भारत है ना, जो भारत, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला जो इलाका, पूरा भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। यहाँ तो माल प्राप्त करने के दो तरीके हमने सीख लिए, जिसमें एक था बस्ती स्थापित करना और दूसरा था अभियान भेजना। लेकिन अगर मान लो बहुत दूर है, ठीक है, हमारे देश उपमहाद्वीप से बाहर है, तो वहां से भी तो माल प्राप्त करते थे। तो भाई है ना, हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क थे। ठीक है, यानी कि व्यापारिक संबंध भी थे। संपर्क किस लिए रखोगे, व्यापार करने के लिए तो रखोगे। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जिनसे संपर्क थे, एक ओमान है और एक मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया और ओमान, इन दो जगहों से हमें बहुत सारी ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिस आधार पर कहा गया कि सुदूर क्षेत्रों से हमारे संपर्क थे, यानी कि इन क्षेत्रों से हमारे व्यापारिक संबंध थे। अब चीजों को समझते हैं एक-एक कर। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना ओमान। ठीक है भाई, तो ओमान में क्या हुआ है कि भाई पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी ओमान से तांबा मंगवाते थे। क्या मंगवाते थे, तांबा। अब इसके दो साक्ष्य हैं भाई, दो सबूत है जिसके आधार पर यह प्रूव होता है। कैसे, पहला है ओमान तथा हड़प्पाई क्षेत्र से हमें प्राप्त तांबे की जो वस्तुएं मिली है ना, जितनी भी तांबे की वस्तुएं मिली है, उन सब में निकल नाम की एक धातु है, उसके अंश समान मिले हैं। ठीक है भाई, यहां तांबा इतनी बड़ी मात्रा में मिलता नहीं है, हमें बाहर से मंगाना है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम बाहर से तांबा मंगा रहे हैं। और दूसरा है, तांबा मंगाओगे कुछ सामान दोगे तो हमें हड़प्पाई मर्तमान उन क्षेत्रों में मिला है। इसका मतलब क्या है कि भाई हम मर्तमान देते थे और उसके बदले में उनसे तांबा लेते थे। तो ये लिखा हुआ भी है कि इसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी, जो ओमान से हमें प्राप्त हुआ है। शायद हड़प्पावासी इसका प्रयोग व्यापार के लिए क्या करते थे। देखो ये दिख रहा है आपको, कितना सुंदर अच्छे ढंग से बना हुआ एक है ना मर्तबान है। समझ में आई आपको बात। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा जो स्थल है वो है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में हमें निक्कल के अंश मिले हैं, पहली चीज। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए मेहलुआ नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है, मेहलुआ। और यह लेख मेहलुआ से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की सूची देता है। अभी कार्नेलियन पत्थर कहां मिलता है, लार्ज मड़ी कहां मिलती है, तांबा, सोना, ये कहां मिल रहा है, हम सब जानते हैं यही मिलता है। ठीक है भाई,
तो उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क थे। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, अब जैसे कि ये देख पा रहे हो आप, एक मोहर है भाई ये, ठीक है, इसके अलावा ये मोहर दिख रही है। अब इसमें ये वाला चित्र देखो, ये नाव दिख रही है, नाव बनी हुई है, ये एक हड़प्पाई मोहर है। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उसमें हड़प्पा के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया है नाविकों का देश। तो हो सकता है कि भाई इसी कारण से ऐसा किया गया हो, ठीक है। आप समुद्र जाओगे तो नाव से तो जाओगे, बड़ी बड़ी नाव के माध्यम से तो जाओगे, तो संभव है, हो सकता है कि इस वजह से ही हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये नाविकों का देश है। पॉइंट क्लियर हुई बात? ठीक, ये जो टॉपिक है ये आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है। आशा करता हूं इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही इस चैप्टर से जुड़ा हुआ मैं अगला क्लास अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।